वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और एक दिन के गैप के बाद से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि वही सिमिलर टाइप की खबरें दे दे के मैं खुद पक चुका था। तो मैंने सोचा कि आप लोग भी मुझे देख देख के पक चुके होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा गैप ले लिया जाए। और मैंने सोचा कि कैंसिलो की डील की फाइनल न्यूज़ जब आएगी तो वीडियो बनाकर मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई और वहीं की वहीं पे खबर है। और आज तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा दिन था, कोई ट्रांसफर विंडो के हवाले से ऐसी खबर नहीं थी। तो अब बार्सिलोना की गेम है कार्डिस के साथ, आज उसके ऊपर प्रीव्यू भी करेंगे। और कुछ बड़ी अच्छी गेम्स हुई हैं सैटरडे नाइट को, उसको भी डिस्कस करेंगे। और बार्सिलोना की जो ट्रांसफर विंडो चल रही है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं जो सैटरडे को कुछ बड़ी मजे की गेम्स हुई हैं प्रीमियर लीग में और ला लीगा में, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं यूनाइटेड और टॉटनहम हॉटस्पर पे। यूनाइटेड काफी ज्यादा अंडर प्रेशर है, स्पेशली टेन हैगन, क्योंकि पिछली गेम में वुल्व्स के अगेंस्ट भी उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। लकी रहे कि वुल्व्स के अगेंस्ट उन्होंने रिजल्ट निकाल लिया था 1-0 से। लेकिन वुल्व्स अगर अपने चांसेस अवेल कर लेती तो मेरे ख्याल से 3-4 गोल जरूर खा सकती थी मैनचेस्टर यूनाइटेड। और स्पर्स ने काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है होम के ऊपर। यूनाइटेड को 2-0 से हराया, तकरीबन 200 मिलियन स्पेंड किया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। और तब भी टेन हैग की टीम जो है अभी तक स्ट्रगल कर रही है और कोई उनकी फिलोसफी नजर नहीं आ रही कि वो प्रेसिंग की तरफ जा रहे हैं या वो बॉल पोजेशन के साथ खेलना चाह रहे हैं या वो काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो टेन हैग जो है वो काफी ज्यादा इस वक्त मेरे ख्याल से अंडर प्रेशर होंगे और उनको जल्द से जल्द रिजल्ट निकालना होगा, वरना उनको सैकिंग भी हो सकती है। दूसरी अच्छी गेम थी अल्मीरिया और रियल मैड्रिड की। रियल मैड्रिड ने 3-1 से ये गेम जीता। अल्मीरिया ने बहुत टफ टाइम दिया, पहले ही उन्होंने एक गोल की लीड भी ले ली थी। लेकिन बिलिंगम गोल्डन बॉय जो रियल मैड्रिड की उन्होंने अभी रिसेंटली साइनिंग की है, उन्होंने 2 गोल स्कोर किए। 2 गेम्स में 3 गोल स्कोर कर चुके हैं। विनी ने 1 गोल स्कोर किया। लेकिन ऑनेस्टली मैड्रिड गेम को उस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकी जिस तरह से वो जाने जाते हैं गेम को कंट्रोल करने के बारे में। और काफी ज्यादा स्ट्रगल किया अल्मीरिया के अगेंस्ट। अगर अल्मीरिया भी अपने चांसेस अवेल कर लेती तो मैड्रिड को काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती थी। लेकिन मैड्रिड और इंसुलिटी को पता है कि रिजल्ट किस तरह से उन्होंने निकालना है और उन्होंने गेम को अपने हक में किया। और भाई बेलिंगम ग्राउंड के हर तरफ जहां पर आप देखें वो बंदा आपको नजर आता है, चाहे डिफेंस हो, चाहे मिडफील्ड हो, चाहे फॉरवर्ड लाइन हो, फाइनल थर्ड हो, वहां पर आपको ये बंदा नजर आएगा। और क्रूस ने एक बेहतरीन क्रॉस देकर बिलिंगम को जो है वो गोल कन्वर्ट करवाया था। तो मुझे लगता है कि मैड्रिड जो है वो स्ट्रगल करेगी क्योंकि उन्होंने अपनी रिप्लेसमेंट प्रॉपरली नहीं सब जो है वो बना पाए। और दो उनके मेजर मेन प्लेयर जो है वो इंजर्ड हो गए, मिलिताओ और कोर्टवा। कोर्टवा की रिप्लेसमेंट वो कैपा के शक्ल में लेकर आए हैं, लेकिन मिलिताओ जो है वो भी 6-4 महीने के लिए तो इंजर्ड हैं, तो उनकी रिप्लेसमेंट अभी तक नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैड्रिड आगे आने वाले मैचेस में स्ट्रगल कर सकती है। लेकिन फिलहाल वो रिजल्ट निकाल रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनके टेबल पे 2 मैचेस के बाद 6 पॉइंट्स हैं। अब तीसरी गेम थी सिटी और न्यूकासल में। भाई सिटी के बारे में हमने ये सोचा था कि यार सिटी कंफर्टेबली शायद न्यूकासल को हरा देगी, लेकिन न्यूकासल ने बहुत टफ टाइम दिया और न्यूकासल फाइनल थर्ड में काफी ज्यादा लैग किया उन्होंने। सिटी ने भी 1-0 ही से ये मैच जीता, कोई ज्यादा गोल स्कोर नहीं किए। हालैंड ने फिर स्ट्रगल किया, हालैंड गेम में कोई खास नजर नहीं आए। और मेरे ख्याल से टीमों को थोड़ा अंदाजा हो चुका है कि हालैंड को रोकना किस तरह से है। उनके साथ वो बंदे चिपका देते हैं एक दो और उसके साथ से उनकी सप्लाई लाइन रोक दी जाती है, तो उसके बाद हालैंड जो है ना बिल्कुल ही फारिग हो जाते हैं। ये हमने पिछले 2-3 गेम्स में इस तरह से देखा है। और जूलियन अल्वारेज ने एक बहुत खूबसूरत गोल स्कोर किया। उसके अलावा मैंने जिस तरह आपको पहले 2-3 दफा बताया कि गुंडोगन के जाने के बाद से और डी ब्रूने के इंजरी के बाद से मिडफील्ड वो क्रिएटिविटी नहीं बना पा रही है जो कि मैनचेस्टर सिटी जिसके लिए जानी जाती है। तो मैनचेस्टर सिटी स्ट्रगल कर रही है इस टाइम पे। विंग साइड के ऊपर से वो जो है मैनचेस्टर सिटी अपने अपने अटैक को जो है वो प्रोग्रेस करने की कोशिश करती है और वहीं से अटैक करती है। अगर आप इनको वाइड एरियाज में रोक लेते हैं तो मिडफील्ड में कोई खास क्रिएटिविटी नजर नहीं आ रही, जो कि सिटी को प्रॉब्लम करेगी आने सीजन के आगे चलते। और मुझे ये लगता है कि सिटी भी स्ट्रगल करेगी अगर उन्होंने कोई मिडफील्डर साइन नहीं किया। पेक्यूटा की बात हो रही थी लेकिन अभी तक उनकी भी कोई खास खबर नहीं आ रही। अगर उनकी साइनिंग हो जाती है तो फिर शायद ये जो क्राइसिस चल रहा है सिटी का, ये शायद हो सकता है उसको ओवरकम कर लें। पीएसजी की गेम हुई, पीएसजी 1-0
से हार रही थी, सॉरी 1-0 से जीत रही थी, लेकिन आखिरी टाइम पर पेनल्टी कंसीड करके पीएसजी ने जो है वो मैच फिर से बराबर कर दिया और 2 गेम्स हैं, दोनों गेम्स जो है वो उनकी बराबर हो गई हैं। लेकिन गोल जो स्कोर किया वो किलियन एम्बापे ने किया। डेम्बले और किलियन एम्बापे दोनों वापस आए थे पीएसजी में, और पहला गेम था डेम्बले का और किलियन एम्बापे की वापसी हुई थी। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चली थी किलियन एम्बापे की, लेकिन किलियन एम्बापे ने आते ही पेनल्टी पे गोल स्कोर किया। लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है इस टाइम पर। मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम लगेगा लुइस एनरिको को अपनी टीम को सेटल करने में, और अभी तक कोई इतनी खास परफॉर्मेंस 2 गेम्स में नहीं दे सकी। अब बात कर लेते हैं बार्सिलोना की। बार्सिलोना और कादिस की गेम है भाई। बार्सिलोना भी इंजरी क्राइसिस से भी गुजर रहा है। आपके कोच भी इस वक्त रेड कार्डेड हैं और रफीनिया भी रेड कार्डेड हैं 2 गेम्स के लिए। तो चावी भी काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं। अगर चावी ये गेम नहीं जीत पाते तो चावी भी एक दफ़ा हिल जाएंगे, उनकी कुर्सी भी एक दफ़ा, मैनेजरियल कुर्सी एक दफ़ा ज़रूर हिल जाएगी, क्योंकि चावी के लिए भी रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कार्डिस इतनी आसान टीम नहीं होगी। उन्होंने इस समर विंडो में अच्छी साइनिंग्स की हैं 3-4, लेकिन अगर उनका अवे रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछली 15 गेम्स में उन्होंने 19 पॉइंट लिए हैं अवे फ्रॉम होम। तो कार्डिस भी, उनकी अवे फॉर्म इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इस तरह की टीम्स काफ़ी खतरनाक होती हैं। और स्पेशली बार्सिलोना क्योंकि अपने टेम्परेरी होम पर खेलेगी, वहां पर भी बार्सिलोना को थोड़ा एडजस्ट होते हुए टाइम लगेगा। तो क्योंकि अपना घर होता है, उस आदमी को आंखें बंद करके भी पता होता है कि यार मैं कहाँ पर हूँ इस टाइम पर। तो बार्सिलोना अब क्योंकि नए घर पे आई है 1-1.5 साल के लिए, तो जब तक बार्सिलोना थोड़ा सा यूज टू नहीं होगी यहाँ पर खेल के, तो बार्सिलोना थोड़ा सा स्ट्रगल करेगी जरूर। अब बार्सिलोना की लाइनअप की बात कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से राइट साइड पे बार्सिलोना के सेर्जियो रोबर्टो स्टार्ट करेंगे। सेंटर बैक कुंदे और क्रिस्टेंसन हो सकते हैं, लेफ्ट पे बल्दे, और मिडफील्ड में फ्रैंकी डियोंग और रोमियो हो सकते हैं। और रफीनिया की जगह पर मुझे ऐसा लगता है कि बार्सिलोना खिलाएगी अब्दे को, और उसके बाद आपकी जो मिडफील्ड होगी वो होगी गुंडागोन और पेड्री के ऊपर डिपेंड, और फाइनल थर्ड पे जो स्ट्राइकिंग पोजीशन पे होंगे ऑब्वियसली वो होंगे लेवेंडोस्की। तो ये टीम एक्सपेक्टेड है बार्सिलोना की, और बार्सिलोना को गोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करने, क्योंकि बार्सिलोना जब तक गोल स्कोर नहीं करेगी तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और बार्सिलोना की जो लैग कर रही है इस टाइम पर, वो विंग साइड से बहुत ज़्यादा लैग कर रही है। तो देखना ये होगा कि बार्सिलोना को अब दे वो चीज़ प्रोवाइड कर पाएंगे जो रफीनिया अभी तक नहीं प्रोवाइड कर पाए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और लेवेंडोस्की के साथ लिंक अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेवेंडोस्की को गोल चाहिए, वो गोल स्कोर करेंगे, उनका कॉन्फिडेंस वापस आएगा, तो फिर जाकर बार्सिलोना कहीं पर आपको जो है वो थोड़ी-सी मोटिवेटेड भी दिखेगी, और बार्सिलोना का कॉन्फिडेंस भी बहाल होगा, क्योंकि गोल स्कोर जब आपकी टीम करती है तो तभी जाकर टीम के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो ये देखते हैं कि बार्सिलोना की क्या प्रिडिक्शन, बार्सिलोना की क्या आई मीन परफॉर्मेंस रहती है। और प्रिडिक्शन मेरी जो ये है कि बार्सिलोना, आई होप के रिजल्ट अपने हक में निकाले। आई होप कि 2-0 का रिजल्ट होगा, ये मेरी प्रिडिक्शन है। आप भी मुझे प्रिडिक्शन जरूर बताइएगा। और अब बात कर लेते हैं बार्सिलोना की ट्रांसफर विंडो के बारे में। तो भाईजान कैंसिलो की बात वहीं की वहीं अटकी हुई है। वही फैब्रिजियो रोमानो ने न्यूज़ दी थी कि ऑलमोस्ट डील डन हो चुकी है, लोन डील होगी, और बाय परचेज ऑप्शन जो है वो मैंडेटरी नहीं होगा इस डील में। तो अब देखना ये होगा कि क्या ये डील वाकई में इस तरह से होती है और कब तक ये डील होती है, तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। उसके बाद डेस्ट की खबर आ रही है। डेस्ट के बारे में जो आज खबर आई है निकल के, वो यही आई है कि 4 डिफरेंट क्लब्स हैं जो डेस्ट में इंटरेस्टेड हैं। तो आई होप कि ये डील भी अगर डन हो जाती है तो बार्सिलोना को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है फाइनेंशियल फेयर प्ले में। उसके बाद फ्रेसनेडा की भी बात की जा रही है कि कैंसिलो की डील के बाद फ्रेसनेडा की डील भी जो है उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते, और मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि फ्रेसनेडा को जो है वो लोन आउट कर दिया जाएगा। ये वही खबरें जो मैं आपको तकरीबन पिछले 1-1.5 हफ्ते से दे रहा हूँ। अभी तक फिलहाल कोई ज़्यादा नई खबर नहीं आई, तो इसलिए मैंने भी कल एक दिन का ब्रेक लिया था। और फिर टेर स्टेगन ने बार्सिलोना की हेल्प करने के लिए अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है और अपनी जो सैलरी है उसको ज़रा थोड़ा-सा स्ट्रेच करेंगे वो उसको, और जो उसका अपनी वेजेस को थोड़ा-सा जो है वो अगले सीज़न के अंदर कैरी फॉरवर्ड करके उस तरह से एडजस्टमेंट की जाएगी। और इसी तरह बार्सिलोना फ्रैंकी डी योंग के साथ भी बातचीत करना चाह रहा है, कि आप जानते हैं कि वो उस वक़्त
सब काफ़ी ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं और उनके काफ़ी हाई सैलरीज जो हैं वो बार्सिलोना ने ऑलरेडी तय की हुई हैं। तो बार्सिलोना चाह रहा है कि वो सैलरीज उनकी जो है वो आने वाले सालों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएं, ताकि फाइनेंशियल फेयर प्ले पे बार्सिलोना को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल सके। तो ये थी अब तक की खबरें, अब तक की न्यूज़ बार्सिलोना के हवाले से भी और यूरोप की डिफरेंट लीग्स के हवाले से भी। और आज भी मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम मैचेस जो बड़े गेम्स होंगे उनको कवर करके आपके साथ शेयर कर सकूं, और फिर उसके बारे में भी मैं आपके साथ वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।